हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन की सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम आपको बताने वाले हैं यूज़ ऑफ देयर। वैसे हमने आपसे कहा था कि आपको हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताएंगे, बट फ्रेंड्स जब हम लॉन्ग सेंटेंसेस ट्रांसलेट करना आपको बताएंगे तो उस समय सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बता दिया जाएगा। तो अभी हम बेसिक से सीख रहे हैं ट्रांसलेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसमें देयर का यूज़ करना सीखना होगा। इसमें दो डमी सब्जेक्ट्स होते हैं, एक इट होता है और एक देयर होता है। डमी का मतलब होता है नकली, यानी कि उसका वहाँ पे कोई मीनिंग, कोई सेंस नहीं होता है, फिर भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है देयर और इट। तो यही यूज़ हमें सीखना है। आज हम आपको यूज़ ऑफ देयर बताने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कोई भी स्टोरी अगर होती है तो उसका स्टार्टिंग कैसे होता है। मान लेते हैं अगर एक व्यापारी की कहानी है तो सबसे पहला सेंटेंस क्या होगा कि एक व्यापारी था, या फिर किसी नगर में एक व्यापारी था। और अगर किसी शेर की कहानी है तो एक जंगल में एक शेर था। तो इस तरह से जो हमारी स्टोरी होती है वो अक्सर देयर से स्टार्ट होती है। तो अगर हमें देयर का यूज़ पता होगा तो बहुत ही आसानी से इसे ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। तो सबसे पहली बात कि कैसे हम पहचान पाएंगे सेंटेंस को देखकर। अगर कोई सेंटेंस हिंदी का लिखा गया है उसको देखकर हम कैसे पहचान पाएंगे कि इसमें हमें देयर का यूज़ करना है। तो इसका पहचान बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, कि यदि किसी सेंटेंस में किसी भी नाउन के होने या ना होने की बात हो, किसी भी नाउन के होने या ना होने की बात हो, अर्थात जब भी उसके एग्जिस्टेंस की बात होती है, किसी भी सेंटेंस में अगर किसी नाउन के होने या ना होने की बात हो कि कोई चीज़ है या नहीं है, तो उससे हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पे हमें देयर का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप केवल इसी बात को याद रखते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में किसी भी नाउन के होने या ना होने की बात हो तो वहाँ पे हमें देयर का यूज़ करना है, तो आप तुरंत ही सेंटेंस को देखकर पहचान जाएंगे कि यहाँ पे देयर का यूज़ होना चाहिए। जैसे कहना कि किसी जंगल में एक शेर था, किसी जंगल में एक शेर था, तो वहाँ पे एक शेर के होने की बात हो रही है। कहना कि इस तालाब में मछलियाँ हैं, तो मछलियों के होने की बात हो रही है। अगर कहना है कि दिए में तेल नहीं है, तो तेल के ना होने की बात हो रही है। और जैसे कि मैदान में घास है, तो यहाँ पे घास के होने की बात हुई। तो इस तरह से फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस में अगर किसी एक नाउन के होने या ना होने की बात हो तो हमें समझ जाना है कि हमें उसका ट्रांसलेशन स्टार्ट करना है देयर से। सबसे पहले हमें उसमें देयर का यूज़ करना होगा। तो ये इसका पहचान हो गया। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे। किसी भी सेंटेंस में देयर का यूज हम सबसे पहले ही करते हैं। सेंटेंस में सबसे पहले हम देयर का यूज़ करते हैं और उसके बाद वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में अगर है तो उसमें इज़ या आर का यूज होता है, क्योंकि आई तो अक्सर इसमें आता नहीं है। प्रेजेंट में इज़ या आर का यूज़ करते हैं। अगर पास्ट में है तो वॉज या वर का यूज़ करते हैं। अगर फ्यूचर में होगा तो विल बी या शैल बी का यूज़ करते हैं। वैसे इसमें प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंसेस अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें इज़, आर, वॉज, वर, इनमें से कोई एक हमें यूज़ करना है प्रेजेंट या पास्ट का होने पर। और इसके बाद फ्रेंड्स हमें उस नाउन को लिखना है जिसके होने या ना होने की बात हो रही है। सबसे पहले हमें देयर का यूज़ करना है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है और इसके बाद उस नाउन को हमें लिखना है जिसके होने या ना होने की बात हो रही है। और इसके बाद जो भी इसमें अदर वर्ड होगा उसको लिख लिया जाएगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा। ये देयर ही हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। इसमें देयर सब्जेक्ट होगा। और यहाँ पे जो हम वर्ब लिखे हुए हैं इज़, आर, वॉज, वर, ये तो नंबर के अनुसार लगता है, यानी कि एक वचन और बहुवचन के अनुसार लगता है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा देयर है। सब्जेक्ट के एक वचन या बहुवचन के अनुसार हम वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे देयर के अकॉर्डिंग हमें इज़, आर या वॉज, वर का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे जिस नाउन के होने या ना होने की बात हो रही है, जिस भी नाउन के होने या ना होने की बात हो रही है, उसको हमें देखना होगा कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर वो नाउन सिंगुलर है और प्रेजेंट में है तो इज़ का यूज़ करेंगे। अगर वो नाउन प्लूरल है, प्रेजेंट में है तो आर का यूज़ करेंगे। और सेंटेंस हमारा पास्ट में है
तो अगर ये नाउन सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर का यूज़ करना है। अर्थात यहाँ पे जो हमारा नाउन है जिसके होने या जिसके एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, उस नाउन के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमें इसे अपने सेंटेंस में यूज़ करना है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे किसी नगर में एक अंधा था। किसी नगर में एक अंधा था। अब यहाँ पे एक अंधे के होने की बात हुई कि किसी नगर में एक अंधा था। तो यहाँ पे फ्रेंड देखा जाए तो जब भी एक नाउन के होने की बात हुई तो सबसे पहले हम क्या यूज़ कर देंगे, देयर का यूज़ करेंगे। इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें देयर का यूज़ करना होगा। अब वो जो अंधा है वो एक ही है, एक अंधा था, तो यानी कि ये सिंगुलर है और पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे, देयर वॉज। अब एक अंधा, वो नाउन लिखना है, वॉज के बाद वो नाउन लिखना है जिसके एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। तो एक अंधा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, अ ब्लाइंड मैन। यहाँ पे मैन भी हमें लिखना पड़ेगा। देयर वॉज अ ब्लाइंड मैन, एक अंधा था। अब बचा क्या, किसी नगर में, तो हम लिख सकते हैं इन एनी टाउन या फिर सीधे इन अ टाउन भी लिख सकते हैं, क्योंकि आ भी एक इनडेफिनिट आर्टिकल है। और किसी नगर यानी कि वो नगर हमारा डेफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे हम सीधे आ का यूज़ कर सकते हैं। देयर वॉज अ ब्लाइंड मैन इन अ टाउन का मतलब हो गया किसी नगर में एक अंधा था। और देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके। अभी ये इसका केवल अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब जैसे कहना हो कि उस बागीचे में 40 आम के पेड़ हैं। उस बागीचे में 40 आम के पेड़ हैं। तो 40 आम के पेड़ की यहाँ पे बात हो रही है। तो सबसे पहले 40 आम के पेड़ के होने की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे हमें देयर का यूज़ करना होगा। और इसमें जो नाउन है वो है 40 आम का पेड़, अर्थात ये प्लूरल है। और प्रेजेंट में सेंटेंस हमारा है तो यहाँ पे आर का यूज़ करना है, देयर आर। अब 40 आम का पेड़, 40 मैंगो ट्रीज, 40 मैंगो ट्रीज, देयर आर 40 मैंगो ट्रीज, यानी कि 40 आम के पेड़ हैं उस बागीचे में, इन दैट गार्डन, उस बागीचे में के लिए इन दैट गार्डन। तो ये तो हो गया इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कि जब भी किसी सेंटेंस में किसी एक नाउन के होने की बात होगी तो वहाँ पे हम सबसे पहले देयर का यूज़ करेंगे, और उसके बाद वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में, उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। और फिर जिस नाउन के होने की बात हो रही है उसका यूज़ करेंगे, और लास्ट में फिर अदर वर्ड लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं जब इसका नेगेटिव सेंटेंस होता है तब हम उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इसके नेगेटिव सेंटेंस में जनरली नो का यूज़ किया जाता है, नॉट का बहुत कम यूज़ होता है। नो का यूज़ यहाँ पे अक्सर किया जाता है। जैसे कहना हुआ कि दिए में तेल नहीं है, दिए में तेल नहीं है। तो यहाँ पे कहा गया कि दिए में तेल नहीं है, अर्थात बिल्कुल नहीं है। नहीं है का मतलब क्या, कि बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे हमें नो का यूज़ करना होगा। अब शायद आपको नो और नॉट में डिफरेंस पता होगा कि नो का क्या मतलब होता है। नो का मतलब होता है नॉट एनी, अर्थात एक भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर नो का यूज़ हम कर रहे हैं तो उसमें एनी का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि नो का मतलब ही होता है नॉट एनी। तो नो का मतलब नॉट एनी, अर्थात कोई नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका एग्जाम्पल हम इस तरह से समझ सकते हैं। अगर दो सेंटेंसेज है कि मेरे पास लाल कलम नहीं है, पहला सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस कि मेरे पास कलम नहीं है। मेरे पास लाल कलम नहीं है और मेरे पास कलम नहीं है, दोनों में क्या डिफरेंस है। मेरे पास कलम नहीं है का मतलब कोई भी कलम नहीं है, लाल पीला नीला काला कोई कलम नहीं है। और मेरे पास लाल कलम नहीं है, अर्थात केवल लाल कलम नहीं है और बाकी कलर्स के कलम हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कलम नहीं है, इसमें नो का यूज होना चाहिए, और मेरे पास लाल कलम नहीं है, यहाँ पे नॉट का यूज होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे यहाँ पे कहा गया कि दिए में तेल नहीं है, अर्थात बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देयर का यूज करेंगे। अब यहाँ पे तेल की बात हो रही है जो कि अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं। और प्रेजेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे इज हो जाएगा, देयर इज। और नो का यूज हम कहाँ पे करते हैं,
नाउन के ठीक पहले नो का यूज़ किया जाता है। नो का यूज़ हमेशा नाउन के ठीक पहले किया जाता है। और अगर कहीं भी हम नो का यूज़ कर रहे हैं तो नो और उस नाउन के बीच में कोई भी वर्ड नहीं आना चाहिए, यह भी ध्यान देना है। अगर जहाँ कहीं भी नो का यूज़ आपने देखा होगा वो हमेशा एक नाउन के ठीक पहले होता है और इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, यहाँ तक कि इनके बीच कोई आर्टिकल भी नहीं आना चाहिए। देयर इज़ नो ऑयल, यानी कि तेल नहीं है दिए में के लिए हो जाएगा इन द लैम्प, इन द लैम्प। देयर इज नो ऑयल इन द लैम्प। और अगर यहाँ पे होता कि दिए में पर्याप्त तेल नहीं है, दिए में पर्याप्त तेल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाता? देयर इज नॉट एनफ ऑयल इन द लैम्प, देयर इज नॉट एनफ ऑयल इन द लैम्प। तो वहाँ पे आप नॉट का यूज कर सकते थे। अब इसमें और भी सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कभी कभार ये हमारे जो लॉन्ग पैसेज होते हैं उनके बीच में कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें देयर का यूज़ करना होता है। तो उस टाइप का भी एक एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे कहना हो कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी मुसीबतों का सामना ना किया हो। देखिए, ये एक पैसेज के बीच से लिया गया है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी मुसीबतों का सामना ना किया हो। तो अगर हम इस सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। जिसने कभी मुसीबतों का सामना ना किया हो, ये सेकंड पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, अर्थात ऐसे व्यक्तियों के होने की यहाँ पे बात हो रही है। दुनिया में ऐसे व्यक्तियों के होने की बात हो रही है। और जब भी किसी नाउन के होने ना होने की बात हो तो ये क्लियर है कि वहाँ पे हमें देयर का यूज़ करना है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें देयर का यूज़ करना होगा। और देखिए, इसमें होगा आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। भले लास्ट में गा गी गे आया हुआ है, गा आया है, लेकिन इसमें फ्यूचर टाइम की बात नहीं हो रही है, इसमें प्रेजेंट टाइम तक की बात हो रही है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम तक की बात हो रही है, इसमें फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें एक अंदाजा लगाया गया कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली बात है, संभावना की बात है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा और संभावना बहुत कम है, ऐसे व्यक्तियों के होने की संभावना बहुत कम है। और जब भी संभावना बहुत कम रहती है तो वहाँ पे हम मॉडल वर्ब माइट का यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें माइट का यूज़ करना होगा। और इसमें वर्ब हमारा होना है, होना के लिए बी का यूज़ कर देंगे कि देयर माइट बी अ पर्सन, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति। देयर माइट बी अ पर्सन, और दुनिया में है तो जाएगा इन द वर्ल्ड। देयर माइट बी अ पर्सन इन द वर्ल्ड। अब जिसने कभी मुसीबतों का सामना ना किया हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो आप इसे बना सकते हैं कि हु हैज़ नेवर फेस्ड द डिफिकल्टीज। तो देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ भी देयर का यूज हुआ है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसे व्यक्तियों के होने की यहाँ पे बात हुई, इसलिए देयर का यूज हो गया। देयर माइट बी अ पर्सन इन द वर्ल्ड हु हैज़ नेवर फेस्ड द डिफिकल्टीज। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आप पहचान ले जाएं सेंटेंस को देख के कि इसमें देयर का यूज होगा तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि अगर इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तब हम उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और मान लीजिए अगर क्या से स्टार्ट हो, इसका सबसे पहले जो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है उसका एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या उस मंदिर में ढेर सारी घंटियां हैं। क्या उस मंदिर में ढेर सारी घंटियां हैं? तो यहाँ पे देखिए, ढेर सारी घंटियों के होने की बात हो रही है, अर्थात यहाँ पे देयर का यूज हमें करना है। बट ये क्या से स्टार्ट है, यानी कि डायरेक्ट इंटेरोगेटिव है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए
और यहाँ पे है आया हुआ है, प्रेजेंट की बात हो रही है, और ढेर सारी घंटियाँ प्लूरल है, इसलिए सबसे पहले इसमें हम आर का यूज़ कर देंगे और इसके बाद हमें देयर का यूज़ करना होगा, आर देयर। और देयर के बाद अब क्या आना चाहिए, जिस नाउन की यहाँ पे बात हो रही है ढेर सारी घंटियाँ के लिए हो जाएगा अ लॉट ऑफ बेल्स। आर देयर अ लॉट ऑफ बेल्स, क्या ढेर सारी घंटियाँ हैं और उस मंदिर में, तो इन दैट टेम्पल। यानी कि जब हमारा सेंटेंस जो है डायरेक्ट इंटरोगेटिव होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब इज आर वाज वर इन सबको देयर के पहले कर देना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं इसमें इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव जब सेंटेंस हमारा होगा तब हम उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं, जैसे कहना हुआ कि उस टोकरी में कितने सेब थे, उस टोकरी में कितने सेब थे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड कितने बीच में आया हुआ है, और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखा जाता है। तो कितना की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ मेनी या फिर हाउ मच होता है। और यहाँ पे जो सेब है वो काउंटेबल है, यानी कि यहाँ पे हाउ मेनी का यूज होना चाहिए। और हाउ मेनी, हाउ मच और विच, ये तीन ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जिसके साथ हमेशा नाउन भी लिखा जाता है। अर्थात सबसे पहले हमें कितने सेब की अंग्रेजी लिखनी होगी, हाउ मेनी एप्पल्स, ये हमें पहले लिखना होगा। इसके साथ नाउन भी हमेशा लिखा जाता है, हाउ मेनी एप्पल्स, कितने सेब। अब यहाँ पे थे आया हुआ है तो हम वर का यूज़ कर देंगे और इसके बाद देयर का यूज होगा। हाउ मेनी एप्पल्स वर देयर, अब उस टोकरी में तो हो जाएगा इन दैट बास्केट। हाउ मेनी एप्पल्स वर देयर इन दैट बास्केट। उसी तरह से अगर कहना हो कि एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, तो यहाँ भी सप्ताह के होने की बात हुई है, इसलिए यहाँ पे देयर का यूज होना चाहिए। और कितने सप्ताह, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है और सप्ताह को भी गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे भी हाउ मेनी वीक्स हो जाएगा, हाउ मेनी वीक्स। और इसके बाद आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब होते हैं प्रेजेंट की बात हुई, वीक्स प्लूरल है तो हम आर का यूज कर देंगे, हाउ मेनी वीक्स आर। अब फिर यहाँ पे हम देयर का यूज करेंगे, आर देयर। और इसके बाद जो बचा हुआ एक महीने में तो हो जाएगा इन अ मंथ। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन अ मंथ, एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसका जो बेसिक रूल है इसको यूज करने का, ये आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम इसका एक एडवांस रूल भी देख लेते हैं। बहुत से ऐसे सेंटेंसेस आपने देखे होंगे जिसमें एक ही नाउन दो बार आता है और बीच में ही आ जाता है। जैसे वहाँ पानी ही पानी है, सड़कों पर कीचड़ ही कीचड़ है, या फिर मैदान में घास ही घास है, आकाश में तारे ही तारे हैं, जंगल में जानवर ही जानवर हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस भी देयर का यूज़ करके बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी अगर देखा जाए तो होने की बात हो रही है, बट इसका यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए अब ऐसे सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी जो हमारा सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के बीच में कोई एक नाउन और उसके बाद फिर ही आ जाए और फिर वही सेम नाउन आ जाए, सेम नाउन वही आ जाए, जैसे पेड़ ही पेड़। तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, तो हमें उसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले देयर इज़ नथिंग बट का यूज़ कर देना है। अगर वो प्रेजेंट में है तो देयर इज़ नथिंग बट, और अगर पास्ट में है तो देयर वॉज नथिंग बट हो जाएगा। इज़ या वॉज का यूज़ हमें यहाँ पे करना है। अगर पास्ट में है तो वॉज, प्रेजेंट में है तो इज़ का यूज़ करना है। देयर इज़ नथिंग बट, इतना आप सबसे पहले यूज़ कर देंगे, और इसके बाद जिस नाउन के होने की बात हो रही है वो नाउन लिखा जाएगा, और फिर कुछ अगर अदर वर्ड है तो उसको भी लिख देंगे। तो ये भी बहुत ही आसान है, इतना आपको साथ में ही लिखना है कि देयर इज़ नथिंग बट या फिर देयर वॉज नथिंग बट, इतना हमेशा साथ में ही लिखना है जब भी ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे सड़कों पर कीचड़ ही कीचड़ था।
सड़कों पर कीचड़ ही कीचड़ था। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, सड़कों पर कीचड़ ही कीचड़ था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कीचड़ के होने की बात हुई तो हम देयर का यूज कर देंगे स्टार्टिंग में। सबसे पहले इसमें देयर आ जाएगा। अब कीचड़ ही कीचड़ था, यहाँ पे हमें वॉज का यूज करना होगा। देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज नथिंग। इसमें इससे इस नाउन से नहीं मतलब है, इसके अनुसार हमें इज या वॉज का यूज नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे नथिंग के अनुसार इज या वॉज का यूज किया जा रहा है और नथिंग हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे हमेशा ही वॉज या इज आएगा। तो देयर वॉज नथिंग और इसके बाद हम बट का यूज कर देंगे, नथिंग बट, इतना तो साथ में ही रहेगा। देयर वॉज नथिंग बट। अब कीचड़ ही कीचड़, तो यहाँ पे नाउन हमें लिखना है, तो यहाँ पे कीचड़ की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मड। तो देयर वॉज नथिंग बट मड सड़कों पर, ऑन द रोड्स, ऑन द रोड्स। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि देयर वॉज नथिंग बट मड ऑन द रोड्स, सड़कों पर कीचड़ ही कीचड़ था। और एग्जाम्पल देखते हैं, वहां फूल ही फूल है, वहां फूल ही फूल है। तो यहां पे फ्रेंड देखिए सबसे पहले हमें देयर का यूज करना होगा। देयर इज, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो देयर इज नथिंग बट, ये आपको लगाना है, देयर इज नथिंग बट। अब हमें वो नाउन लिखना है जिसके होने की बात हो रही है, यहाँ पे फूल है तो फ्लावर्स हो जाएगा, देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स। अब वहां के लिए हमें लास्ट में देयर का यूज करना होगा। फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि यहाँ स्टार्टिंग में देयर लग गया तो वहां की अंग्रेजी हो गई, यहाँ पे तो इस देयर का कोई भी मीनिंग नहीं है, इसलिए वहां के लिए लास्ट में हमें देयर लगाना पड़ेगा। भले रहता है कि वहां एक पेड़ है तो देयर इज अ ट्री देयर, दोनों जगह पे हमें देयर का यूज करना ही होगा, क्योंकि जो सबसे पहले देयर लग रहा है उसका वहां पे कोई भी मीनिंग नहीं है, वो एक डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो वहां फूल ही फूल है, देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स देयर। और अगर ये भी इंटेरोगेटिव होता है, जैसे अगर क्या से स्टार्ट हो जाए कि क्या वहां फूल ही फूल है, तो सेंटेंस क्या बनेगा कि इज देयर नथिंग बट फ्लावर्स देयर। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देयर का यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से अपने सेंटेंसेस में। अब देखिए जैसे माई स्कूल पे जब एस्से लिखना होता है, आप 10th में आपने देखा होगा कि जब माई स्कूल पे एस्से लिखने के लिए आता है तो उसमें बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें देयर का यूज करना होता है। जैसे अगर कहना हो कि मेरे स्कूल में 40 कमरे हैं तो देयर आर 40 रूम्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में 20 अध्यापक हैं तो देयर आर 20 टीचर्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में 1000 छात्र हैं तो देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में एक बड़ा सा खेल का मैदान है तो देयर इज़ अ बिग प्लेग्राउंड इन माई स्कूल। इस तरह से जहाँ कहीं भी किसी भी चीज़ के होने या ना होने की बात होती है वहाँ पे देयर का यूज़ होता है। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और जहाँ कहीं भी कोई भी नाउन दो बार आए और बीच में ही आ जाए तो ऐसे सेंटेंसेस में देयर इज़ नथिंग बट या फिर देयर वॉज नथिंग बट का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर और उसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।